नमस्कार दोस्तों, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, जर जोरू ज़मीन जोर की नहीं तो किसी और की। पुराने वक्त में लाठी का जोर चलता था, पर आज के समय में डॉक्यूमेंट्स या पुख्ता कागज का जोर चलता है। इस संदर्भ में आज हम जमीन या इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित विशेष जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं और हम स्वागत करते हैं एडवोकेट विनीत पांडे जी का। हाय विनीत, आपका स्वागत है हमारे शो पर। विनीत, आज भी हमारे देश में कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो इम्प्रॉपर इनहेरिटेंस की वजह से डिस्प्यूटेड है। गोयल जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस तरह की जो जनरल इश्यूज हैं, जो सब्जेक्ट के पीछे पे आपने चर्चा करने के लिए लाया है, ये आपका सराहनीय योग्य है। थैंक यू विनीत जी। और जहाँ तक रही प्रॉपर्टी की सवाल, प्रॉपर्टी कागज पे डिपेंड करता है, ये नहीं कि किसी बाहुबल पे डिपेंड करता है। आपके पास पेपर सर्टिक है तो प्रॉपर्टी आपकी है। तो अपने आज इनहेरिटेंस के ऊपर बात करते हैं। जी विनीत जी, सर्वप्रथम आप हमारे दर्शकों को ये जानकारी दें कि किसी की मृत्यु उपरांत प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होते हैं, प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट होती है टू द लीगल हायर्स। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, एक हवा बनाकर रखा गया है कि मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है। लोगों को समझ में नहीं आता है, जनरल पब्लिक को इसके बारे में आइडिया नहीं है। इसमें देखिए, एक सिंपल सी चीज है, जब किसी की डेथ हो जाती है, मदर और फादर की डेथ हो जाती है, आप सिंपली अपने प्रधान के पास जाइए, अपने काउंसलर के पास जाइए, अपने एमएलए के पास जाइए, उनके पास जाकर उनसे एक वारिसन सर्टिफिकेट बनवाइए, इनहेरिटेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। उस सर्टिफिकेट में ये लिखा रहेगा कि मैं इस आदमी को जानता था और ये आदमी अमुक तारीख को डेथ किए, उनके मरने के उपरांत ये इनके लीगल वारिस हैं। उस चीज को ले जाकर आप संबंधित, जैसे आप म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में जाइए, बीएलआरओ के ऑफिस में जाइए और ये उनके म्यूटेशन का एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। जैसे ही जमा करते हैं, म्यूटेशन होती है, प्रॉपर्टी आपकी होगी। वैसे भी प्रॉपर्टी आपकी ही है, म्यूटेशन इज नॉट अ मैंडेटरी, बट टैक्स कलेक्शन के लिए म्यूटेशन कराना जरूरी है। तो इसमें अपने रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। ये एक गलत तरह का होगा कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर किसी तरह की रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। कारण है कि कौन रजिस्ट्री करेगा? जो इसके नाम से प्रॉपर्टी हो तो डेथ हो गई है। आप एज अ लीगल हेयर्स आप उस प्रॉपर्टी को जाकर केवल म्यूटेशन करवा लीजिए। देखिए, शहर अंचल में दो तरह की म्यूटेशनें होती हैं, एक होता है म्यूनिसिपैलिटी और एक होती है बीएलआरओ। बीएलआरओ में रिकॉर्ड ऑफ राइट को लिया जाता है और म्यूनिसिपैलिटी में म्यूनिसिपल टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स कलेक्शन के लिए म्यूटेशन कराया जाता है। यही मूल विषय है इन चीजों का। इसी से संबंधित एक दूसरा प्रश्न आता है कि बेटा या बेटी अपने माता पिता की कोई प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम which is acquired by from their own money. Property which has been acquired by themselves, मतलब by virtue of own income, that property never been claimed by legal heirs. आप अपने इच्छा अनुसार उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार डोनेट कर सकते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार गिफ्ट कर सकते हैं। खाली मृत्यु उपरांत उस लीगल हायर्स है वो का क्लेम आता है। लेकिन जब तक आप जीवित हैं और प्रॉपर्टी आपने खुद खरीदी है, तब तक उस प्रॉपर्टी में आपका किसी भी लीगल हेयर्स का क्लेम नहीं रहेगा। आप उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। विनीत जी, अभी एक रिसेंटली एक प्रश्न आया था मेरे पास कि प्रॉपर्टी माँ के नाम पर है, लेकिन उसको खरीदने के लिए पूरा पैसा फादर ने दिया। फादर की डेथ के उपरांत लड़का उस प्रॉपर्टी में अब हिस्सा मांग रहा है, जबकि माँ जीवित है। अब माँ का क्लेम है कि मैं जीवित हूँ तो प्रॉपर्टी मेरी है, कि मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। तो इसमें उसका क्या स्टेटस है? देखिए, इसके लिए 1988 में एक बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया गया। लेकिन जहाँ तक देखिए, ये जो पैसा जो दिया गया था, ये पैसा होता है कि दैट इज अ गिफ्ट टू दी वाइफ। दैट इज अ गिफ्ट टू दी वाइफ कि मैंने इस पैसे से ये प्रॉपर्टी एक्वायर की है और मैं अपने वाइफ को ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दे रहा हूँ। तो वो प्रॉपर्टी दो तरह का से देखिए, एक तो बेनामी ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखिए, दूसरी आप देख सकते हैं कि गिफ्ट टू दी वाइफ। तो उसमें लीगल हेयर्स कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक मदर जिंदा है। मदर के डेथ के उपरांत ये प्रॉपर्टी लीगल हेयर्स की हो जाती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी में क्लेम
जब तक मदर जिंदा है तब तक नहीं कर सकते हैं। तो माने इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज बेनामी प्रॉपर्टी। No, it will not be treated as a benami property. It will be treated as a gift from the father, but that cannot be claimed by the legal heirs until unless their mother is alive. विनीत जी, ये तो हो गई माँ बाप की प्रॉपर्टी के विषय में। अब अगर समझ लीजिए दादाजी का या नाना जी का प्रॉपर्टी है, अब उनके डेथ के उपरांत वो दादाजी की प्रॉपर्टी पिताजी के नाम पे गई, ठीक है, अब उस पे किस किस का हक बनता है और पिताजी उस प्रॉपर्टी से कैसे डील कर सकते हैं? कहाँ से खोज कर लाते हैं ये सब क्वेश्चंस? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है। बात ऐसी है कि फोर फादर से जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो उसमें आपके धरिए पकड़ लीजिए कि फादर अभी अलाइव है और फादर के नाम से वो प्रॉपर्टी हो गई है सब्सिक्वेंटली बाय द म्यूटेशन, तो लीगल हेयर्स का क्लेम उसमें खड़ा रहता है। अच्छा, लीगल हेयर्स कभी भी उस चीज को अगर फादर अपनी विश के हिसाब से अगर किसी को बेचना चाहते हैं तो वो नहीं बेच सकते हैं। अगर लीगल हेयर्स का कंसेंट जरूरी है, बट जनरली कोई लेता नहीं है क्योंकि फादर के ऊपर किसी का क्लेम नहीं रहता है। हाँ, एक छोटा सा इशू मैं आपको बता दूं। क्या हुआ कि छोटा सा एक किसी ग्राम अंचल का ही केस है जो हमारे ग्राम से रिलेटेड है। फादर ने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को बेच दिया। लड़के ने जब कोर्ट में केस करके क्लेम किया तो उसमें बोला गया कि मैं लड़के के परिवार के लिए इस फ्लैट इसको बेचा था, लेकिन वो क्लेम उनका लीगल हेयर्स का इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में रहता ही रहता है। वो चाहते हैं तो जब भी आप बेचने जा सकते हैं तो वो अपना क्लेम अपने राइट को क्लेम कर सकते तो इसमें लीगल हेयर्स कौन कौन हुआ? लीगल हेयर्स मतलब जो फादर हैं उनके बच्चे बच्चियां, उनकी वाइफ भी रही, वाइफ सन एंड डॉटर्स। अब ये प्रॉपर्टी अगर दादाजी का ना हो कि नाना जी का हो तो प्रॉपर्टी डिवॉल्व किया मदर के ऊपर में, तो whether husband will also be treated as legal heir? Not a legal heir. Subsequently upon death of the mother, जब तक माँ जिंदा है they have no claim in that property. माँ के देहांत के बाद वो प्रॉपर्टी will be devolved under the legal heirs of legal heirs. And mother के डेथ के बाद husband is having claim in the said property. So he will be treated as legal heirs of the mother. But in both the cases, the property cannot be sold or transferred without the consent of the legal heirs. No. In the case of the forefather. In the case of forefathers. From the in the line of the husband. In that case, claim of the son arises, legal heirs arises. But in the case of mother can alienate property in any case. Mother can alienate property. अब इस केस के अंदर में व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एलिनेटिंग विद द प्रॉपर्टी? अगर फादर को ट्रांसफर करना हो तो क्या प्रोसेस है? इनहेरिटेड फोर फादर से जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। मैंने बेचना हो तो बाय डीड ऑफ गिफ्ट एंड दे विल बी साइनिंग एज अ कंफर्मिंग पार्टी। लीगल विल बी साइनिंग एज अ कंफर्मिंग पार्टी। एंड उसका जो कंसीडरेशन होगा उस कंसीडरेशन को कैसे यूटिलाइज करें? It might be depending upon the situation. If son is having claim, then he can be a part of the said deed, and if son legal heirs are not having claim, he cannot be the part of the said deed. Only witness will also be treated as a confirming party. अब एक आखिरी प्रश्न है इससे संबंधित कि अगर किसी का डेथ हो गया, उसने विल नहीं बनाया, तो उस केस में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए प्रोबेट का जरूरत, जैसे आपने बताया कि एमएलए या काउंसलर उसके पास जाके वारिसनामा बना के म्यूटेशन कराने के लिए, बट प्रोबेट क्या जरूरी है या किस किस सिचुएशन में प्रोबेट का जरूरत पड़ता है? देखिए, प्रोबेट ग्राम अंचल में आप प्रोबेट की कॉन्सेप्ट बहुत कम सुनते हैं, लेकिन जो शहर का ये है, प्रोबेट इज मैंडेटरी वंस देयर इज अ विल. ओके, वंस देयर इज अ विल प्रोबेट इज मैंडेटरी बिकॉज आई से दिस बिकॉज कि मान लीजिए कि एक आदमी के दो लड़के हैं, उन्होंने विल में प्रोविजन करके गया कि मैं अपनी सारी संपत्ति को एक लड़के को दे रहा हूँ. उस लड़के के पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि विल इज अ हिडन डॉक्यूमेंट दैट कैन ओनली कम अपॉन डेथ ऑफ द पर्सन. तो उस केस में वो जो सेकंड लड़का जिसको उस प्रॉपर्टी में राइट बनती थी लेकिन विल के चलते नहीं बन रही है, उसके पास एक ऑप्शन है कि कोर्ट में जब प्रोबेट के लिए डालते हैं तो वो लड़का जाकर बोल सकता है कि वेदर दिस प्रॉपर्टी हैज बीन एक्रूड बाय कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और नॉट. He can file a suit in this matter. He can object in the probate that this will has been taken by undue influence and coercion and everything, and some impact has been done so that this property has been given to my only one brother or sister whatsoever.
So probate is required only in the case of a will. If Will. there is no will, there will be no probate. probate. Okay. Thank you, Vinit ji, for throwing light and enlightening us on this subject of inheritance. मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी दर्शकों और श्रोतागणों को ये अच्छा लगा होगा और उनको भी काफ़ी इससे समझ मिली होगी. We will be continuing with this. This was the first episode of related to property. In the second episode, we'll be coming up with the due diligence process while purchasing a flat or any property from the developer, or while purchasing land from any seller. So इसके साथ मैं दर्शकों से विदा लेता हूँ. Thank you. जय हिंद.